Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. Today we will do the tips to prepare not for profit organization. क्योंकि बच्चे अब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है क्योंकि टाइम थोड़ा है और हर चैप्टर को आप डिटेल में करने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए पिंकी गोयल कॉमेंट क्लासेस ने आप लोगों को हेल्प करने के लिए कुछ टिप्स प्रिपेयर किए हैं जिससे कि ये सारा का सारा जो चैप्टर है वो आपका जल्दी से कवर हो जाए ताकि आपको थोरोली रीडिंग की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि पूरा साल अब आप लोगों ने थोरोली रीड ही किया है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिवीजन। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसके बाद अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो वो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे इसके लिए मेरा एक और टिप है स्टार्ट करने से पहले कि थ्योरी तो मैं आपको सारी यहाँ से इसी में कवर करवा दूँगी, प्रैक्टिकल के जो मेन फॉर्मेट्स हैं, जो कंसेप्ट है, कहाँ पे कैसे आएंगे वो भी क्लियर करवाऊँगी। इसके बाद आप लोगों ने मेनली इफ़ यू वांट टू डू द रिवीजन क्विकली देन यू हैव टू डू द इलिस्ट्रेशन, यानी कि आपके पास जो जो बुक्स हैं, चाहे आप बीके गोयल में से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीएस गरेवाल की कर रहे हैं, तो बच्चे आप लोगों ने इलिस्ट्रेशन करने हैं और सिंपल क्वेश्चंस करने हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं करने। तो लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड फॉर माई मोटिवेशन, और ताकि मैं आप लोगों को और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ दे सकूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Now we start. Meaning, not for profit organization refer to organization that are formed for the welfare of the society, not for profit. सीधा सा याद रखना है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मेन मोटिव सर्विस होता है, मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि जो इसके मेंबर्स बनते हैं उसी को वो मैनेज करते हैं, और इसमें जो सोर्सेज ऑफ फंड यानी कि जो पैसा आता है वो डोनेशन, ग्रांट एक्सेट्रा होता है। क्लियर। और जो इसके ट्रस्टीज़ होते हैं, ट्रस्ट यानी कि जो एक तरह से जो ट्रस्टीज़ होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वही ट्रस्टीज़ भी होते हैं और वही मेंबर्स भी होते हैं। बच्चे देखिए, इस डेफिनेशन के थ्रू आप लोगों ने इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी कर लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेलफेयर के लिए की जाती है, जिसका मेन मोटिव सर्विस होता है, और इसके जो मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं वही ट्रस्टी भी होते हैं और मेंबर्स भी, और मेन सोर्सेज फंड्स जो होते हैं डोनेशन और ग्रांट। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट इसमें एग्जांपल उड़ान इंडिया फाउंडेशन इन मुंबई है, सेकंड आपकी भूमि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और तीसरी आपकी यहाँ पे मैंने बताई है जो कि बहुत फेमस है, डव फाउंडेशन बेस्ड इन यूपी में डव फाउंडेशन आपकी है। तो बच्चे एक अगर हम लोग लोकल यहाँ पर बात करें, क्योंकि हम लोग छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपके छोटे शहर में कोई भी ऐसा, जैसे अब यहाँ पर महावीर दल अस्पताल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। वो क्या करते हैं बच्चे कि कम से कम लागत पर आपको मैक्सिमम सेवाएं देते हैं, जिनका मेन मकसद सिर्फ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होता है और लोगों को लाभ पहुँचाना होता है। अब यहाँ से आप देखेंगे आगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम। बट इसमें सब्सक्रिप्शन क्या होती है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं, बेटे वो जो मंथली फ़ीस करते हैं, पे करते हैं, जैसे 10 रुपये 20 रुपये, हर एक संस्था की अपनी अलग अलग होती है, तो उसे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी कह सकते हो। ग्रांट्स एंड एड्स यानी कि सहायता गवर्नमेंट भी दे सकती है, या आप लोग भी नॉर्मल जो पैसे वाले लोग होते हैं जो चैरिटी वगैरह करना चाहते हैं वो इसमें। एंड इनकम फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे कि मान लो महावीर दल चैरिटेबल हॉस्पिटल बोलते हैं या महावीर दल बोलते हैं, तो यहाँ पर लोगों का कम से कम कीमत पर इलाज किया जाता है, डॉक्टर से चेकअप कराया जाता है, तो यहाँ से इनकम फ्रॉम। अगर कोई ऐसा है जिसमें कि आप लोगों ने स्पोर्ट्स का लिए, एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पोर्ट्स करवाती है या लोगों को एंटरटेन कराती है, तो उसमें भी इनकम आती है, और मेंबरशिप फीस इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम। आई होप यू अंडरस्टैंड। Now accounts, there are two type of accounts, receipt and payment, सेकंड आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो देखिए बेटे, रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्या फीचर्स हैं। इट कमेंस विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और एट बैंक, यानी कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कैश इन हैंड होगा या कैश एट बैंक होगा। फिर सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को इसमें हम इंक्लूड करते हैं, और इसका नेचर पूछा जाए कि नेचर कैसा है, इट इज़ एन रियल अकाउंट।
नेचर कैसा है, रियल। और रियल का क्या क्या होता है हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो आपके पास आया उसको डेबिट करना है और जो चला गया उसको क्रेडिट करना है। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बताता है कि कितना कैश बैलेंस या बैंक में आपके पास पैसा बचा हुआ है, कितना कैश बैलेंस या बैंक आपके पास बचा हुआ है। तो इसको ये फीचर्स होते हैं। और बेटे इसमें एक और फीचर ऐड कर सकते हैं कि ये ऑल टाइप, यानी ये ओनली एक्चुअल कैश एंड ऑल भी लगा सकते हो। ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स आर इंक्लूड। ऑल से मतलब होता है आपका चाहे तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो या आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो, कोई भी तरह की हो, चाहे आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम हो, पेमेंट हो, चाहे करंट ईयर की हो, चाहे आगे फ्यूचर की हो, तो सब इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो एक बार हम इसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट आपका यहाँ पर ये हो गई आपकी डेबिट और ये क्रेडिट, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस। यहाँ पर कोई भी, चाहे आपकी कैश रेवेन्यू हो, चाहे आपका कैश कैपिटल रिसिप्ट हो, सारी यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर सारी की सारी पेमेंट। और यहाँ पर आपके पास पता लगेगा लास्ट में कि कितना कैश या बैंक बैलेंस आपके पास बचा हुआ है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट और इसके फीचर्स भी आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा सेकेंड अकाउंट है। तो पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटिंग। बेटे मैंने उसमें बताया आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में कि चाहे आपकी करंट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो कोई एडवांस हो, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। और इट इज़ एन नॉमिनल। नॉमिनल का क्या होता है रूल, गोल्डन रूल, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे और नुकसान डेबिट होंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, वो भी करंट ईयर के। ये नॉमिनल इन नेचर है, नॉमिनल अकाउंट है। क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाता है या तो सरप्लस के पैसे आपको जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं या जो आपको मिला है करंट ईयर में उसमें बचा है, या लॉस। लॉस को यहाँ पे लॉस कंसीडर नहीं करते क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, यहाँ पर हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लॉस की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं डेफिसिट, और इनकम प्रॉफिट की जगह सरप्लस। और लेकिन इसका मेन फीचर क्या है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि ये वही इंफॉर्मेशन लेता है जो कि आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में से फिर इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब इसका देखेंगे। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट आपके एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेज होते हैं, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर, अमाउंट की जगह आप रुपीज़ का साइन लगाइए, टाइम बचता है। इनकम और फिर रुपीज़ का, जितने भी खर्चे हैं करंट ईयर के वो सारे यहाँ पर, जिसमें सैलरी हो गई, आप लोगों का कोई भी कॉस्ट हो गई, जो भी और यहाँ पर सारी इनकम। तो मेनली इसमें आपके पास क्या आ जाती है, सब्सक्रिप्शन, और अगर आपके पास कोई डोनेशन रिसीव्ड हुई है, एंट्रेंस फीस अगर आपकी है, तो ये सारी अभी डिटेल में बताऊंगी। अगर आपकी खर्चे ज़्यादा हैं तो यहाँ पर आता है सरप्लस ऑफ एक्सपेंडिचर, तो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट। और अगर आपकी इनकम वाली साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर आएगा सरप्लस ऑफ इनकम, सरप्लस जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। इसी तरह से बेटे आप लोगों ने क्या बनाना है, बैलेंस शीट दोनों बननी है। आपने ध्यान रखना है कि जब आप ओपनिंग ईयर की या प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। फॉर गेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड। क्यों बेटे, देखो जब हम लोग यहाँ पर क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है, कोई पर्सन नहीं है जिसने अपनी पूंजी लगाई है, ये तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, चैरिटी, इनसे ही चलती है।
तो पिछले साल में आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है, तो वो चीज़ निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट निकालनी पड़ती है, क्योंकि फिर यहाँ पर जो आपका कैपिटल फंड आता है इसको ये एज ऑन 31 मार्च ईयर आ जाता है। तो यहाँ पर आएगा आपका कैपिटल फंड, बाकी सारी लाइबिलिटीज़ जिसमें लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, या आपका अगर कोई खर्चा ज़्यादा है, कैपिटल खर्चा है तो वो लेंगे, और यहाँ पर टोटल आएगा ऑल असेट्स का। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपके सारे फॉर्मेट भी हो गए, मेन फीचर्स भी हो गए। अब हम लोग जो मेन ट्रीटमेंट होती हैं उसके ऊपर चलेंगे। मेनली अगर आपसे पूछा जाए कि जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है, तो उसे हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे है। अब इसमें कुछ एक ट्रीटमेंट हैं जो कि हम लोग देखेंगे। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अगर कोई पार्टिकुलर फंड मिला है, फंड कैसे मिलता है? डोनेशन के रूप में। अगर डोनेशन का क्लियरली मेंशन है कि आपने उस पैसे से ये काम करना है, यानी कि स्पेसिफिक पर्पस क्लियरली मेंशन है एडजस्टमेंट में, तब वो स्पेसिफिक कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में, क्लोजिंग लायबिलिटी में, ठीक है। और अगर वो जर्नल डोनेशन है देन इट कम ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम साइड क्रेडिट में। क्लियर? यानी कि अगर आपको कोई डोनेशन पार्टिकुलर काम के लिए मिली है और वो क्लियरली मेंशन है आपके क्वेश्चन में, तो दैट ट्रीटमेंट शुड कम इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट एट द लायबिलिटी साइड। और अगर जनरल डोनेशन है तो इनकम की क्रेडिट साइड। लीगेसी यानी कि कोई व्यक्ति अपनी वसीयत कर जाता है, अगर उसके लिए भी स्पेसिफिक पर्पस मेंशन किया हुआ है, स्पेसिफिक पर्पस बता दिया गया है, तो वो आएगी लायबिलिटी साइड में। इसके बाद अगर वो जर्नल है, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको इनकम ही ट्रीट करना है। फंड बेस्ड में भी अगर पार्टिकुलरली कोई फंड मेंटेन किया गया है, जैसे कि मान लो आपने मैच फंड यूज़ किया, मैच फंड बनाया हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा। अगर कोई जर्नल फंड है तो वो आपकी इनकम साइड में। एंट्रेंस फीस वैसे तो इनकम साइड में आएगी, ठीक है, लेकिन अगर इसको क्वेश्चन में कहा हुआ है कैपिटलाइज्ड करने के लिए, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। वैसे अगर एंट्रेंस फीस का नॉर्मल है और कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ तो वो इनकम आएगा, लेकिन एडजस्टमेंट में ये कहा हुआ है कि एंट्रेंस फीस का 40%, 50% या जितना भी परसेंट कैपिटलाइज कर दो, देन इट कम ऑन द लायबिलिटी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एंट्रेंस फीस। लाइफ मेंबरशिप ये आपकी नॉन रेकरिंग इनकम है, उसे हम लायबिलिटी में लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब आपको हम लोग नाउ वी मूव टू ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन, जिसमें बेटा आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग और एक आपकी होती है कंज्यूमेबल आइटम्स। तो इनका क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हों, तो जितने आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो प्लस करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसमें प्लस करने हैं और प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, और जो अमाउंट आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, आपका एक्सपेंडिचर में। और जो ये वाले एक्सपेंडिचर अगर एडजस्टमेंट में गिवन है करंट ईयर के भी और प्रीवियस ईयर के भी, तो बेटा जो करंट ईयर के हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे लायबिलिटी साइड में, और ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में। यानी कि अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो दोनों जगह इनका ट्रीटमेंट होगा। और वैसे आपको एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस हैं प्लस करंट ईयर एक्सपेंसेस माइनस प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस। लेकिन जब प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंगे इसमें इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं प्रीवियस ईयर के आपको एडवांस में मिले हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में करंट ईयर के एडवांस मिल गए वो प्लस, और जो आपने इस साल यूज़ किए हैं करंट ईयर के लिए एडवांस लिए हैं वो माइनस। तो इसी तरह इनका बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट होगा। ये आपकी एसेट्स साइड आएंगी, सबसे पहली बात दोनों ही एसेट्स आएंगी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर वाली है वो आपकी आएगी ओपनिंग में और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आई होप यू अंडरस्टैंड।
तो यहाँ पर ये ओपनिंग में, ये क्लोजिंग में। तो इनका एग्जांपल देखिए, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकते हैं, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो सकती है, या रेंट भी हो सकता है। तो ये आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट है बेटा आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो मैं आपको पहले सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ट्रीटमेंट बताती हूँ, फिर आपको प्लस माइनस से भी बताएंगे। आपको पता है कि ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो यहाँ पर बेटा आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपकी आउटस्टैंडिंग एडवांस में, आपकी ओपनिंग में करंट ईयर की जो आपकी होती है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो आपको सब्सक्रिप्शन दी हुई है, आउटस्टैंडिंग याद रखना, सिर्फ आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, और यहाँ पर क्लोजिंग। यहाँ पर इसको आपने लिखना है लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, लेकिन जब एडवांस होती है तो इसमें इसका नेगेटिव मतलब रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर अगर आपने एडवांस की ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस यानी कि प्रीवियस ईयर का और ये करंट ईयर का, यहाँ पर ये आएगा प्रीवियस ईयर का और ये करंट ईयर का। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस साइड अगर आपका बैलेंस आता है, बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, और ये आपको अगर गिवन है तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपका कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो आपकी बैड डेट्स हो गई हो, तो वो आपकी यहाँ पर आएगी बैड डेट्स, क्योंकि यहाँ से आपकी सब्सक्रिप्शन कम होती है, यहाँ से आपकी सब्सक्रिप्शन इंक्रीज़ होती है। इसका एक ही अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। अदरवाइज सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितनी रिसीव्ड की है, क्योंकि ये आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट होती है। क्लियर। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर की जितनी भी बाकी रहती है उसको प्लस, क्योंकि ये इनकम है, माइनस करनी है प्रीवियस ईयर की अगर आपने रिसीव्ड की है। एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर आपने करंट ईयर की रिसीव की है प्रीवियस ईयर में तो प्लस, और अगर आपने करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव की है तो माइनस, और ये जो बैलेंस आएगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देखिए। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस होंगी दोनों ही, अगर करंट ईयर की है तो असेट साइड, क्योंकि ये हमारी इनकम है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। अगर प्रीवियस ईयर की है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में, याद रखना आएगी असेट साइड में क्योंकि सब्सक्रिप्शन है। लेकिन अगर आपने एडवांस रिसीव की है तो ये लायबिलिटी में। इसका रीज़न क्या है बच्चे कि आप लोगों ने किसी का एडवांस में पहले पैसा रख लिया है जेब में, लेकिन जब वो काम आएगा, क्योंकि अगर आप किसी और का पैसा रखते हैं तो वो आपके लिए जिम्मेवारी बन जाती है और वो लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस लायबिलिटी ओपनिंग में, और जो करंट ईयर की है वो लायबिलिटी साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। परचेज अगर गिवन है तो परचेज ऑफ द आइटम, यानी कि कितनी परचेज की, प्लस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपकी आ जाएगी एक्सपेंडिचर में, ठीक है। लेकिन अगर कई समय इफ़ पेमेंट इज़ गिवन तो परचेज निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे निकालेंगे? पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर, जितनी आपने पेमेंट की है, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्योंकि करंट ईयर की हैं आपके, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर क्योंकि दिस पेमेंट बिलोंग्स टू योर प्रीवियस ईयर। क्लियर, यानी कि ये प्रीवियस ईयर की है तो इसको माइनस करेंगे, करंट ईयर की को प्लस, तो आपकी परचेज आ जाएगी। परचेज ये आपसे यहाँ से मैच करेगी, ये वाली परचेज। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका बैलेंस ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड का। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बेटा आपका, अगर आपको कई बार भी जैसे ये परचेज निकालनी हो कि कैसे निकालती है, मैंने अभी जैसे प्लस माइनस करी, आप अकाउंट्स के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी साइड वाली साइड, क्रेडिट साइड से शुरू होंगे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिटर्स टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग क्रेडिटर। यहाँ पे वही आपने पार्टिकुलर अमाउंट की जगह रुपीज़, पार्टिकुलर अमाउंट की जगह रुपीज़। यहाँ पर बेटा अगर आपने कोई पेमेंट की है क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर टू बैंक में लिखनी है, फिर क्रेडिट परचेज हो जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी और बाकी ट्रीटमेंट आपका ऐसा हो जाएगा। नाउ द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ फंडिंग अकाउंटिंग, फंड बेस्ड। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्पोर्ट्स फंड, अब अगर उसी फंड को आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे एसेट्स में आ जाएगी, इसमें बैलेंस शीट का टोटल नहीं मैच होता। फंड के बाद अगर आपको स्पोर्ट्स के लिए डोनेशन मिली है, कोई भी इनकम हो,
वो ऐड होंगी। इंटरेस्ट, अगर इस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो भी ऐड हो जाएगा। अगर कोई खर्चा किया है या वो माइनस हो जाएंगे। सेल ऑफ टिकट है तो प्लस हो जाएंगी। और ये कुल मिलाकर ये वाला आएगा आपका लाइबिलिटी में। लेकिन इफ़ किसी स्पोर्ट फंड से एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन फंड, यानी कि आपकी फंड इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पर नहीं लिखना देन दैट बैलेंस केम इन एक्सपेंडिचर साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए बच्चे, अगर आपका फ़ंड है 10,000 का, यानी कि स्पोर्ट्स फंड ही लगा लेते हैं, सारी आपकी जो इनकम थी, डोनेशन थी, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, सेल ऑफ टिकट, सारा अमाउंट बना 10,000 का, लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बना 12,000 का। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। एक्सपेंडिचर ज़्यादा कितना हुआ? 2,000 का। तो ये 2,000 आपके कहाँ चले जाएंगे? एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको समझ में आ गया, अब आप क्वेश्चन कीजिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। जो दिक्कत आती है आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू।